आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर सर्वेश सिंह। आज हम लोग कक्षा 11वीं के विश्व इतिहास के कुछ विषय के अध्याय 2 लेखन कला और शहरी जीवन के अंतर्गत विश्व की प्राचीनतम सभ्यता के बारे में जानेंगे, जो भारत की हड़प्पा सभ्यता से भी पुरानी है, जो अपनी संपन्नता, लेखन कला, शहरी जीवन, विशाल एवं समृद्ध साहित्य, गणित और खगोल विद्या के लिए प्रसिद्ध है, जिसका नाम है मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया शब्द है वो यूनानी भाषा का शब्द है। यह दो शब्दों से मिलकर बना है, मेसोस और पोटेमोस। मेसोस यानी मध्य, पोटेमोस यानी नदी। ये नदी से मिलकर बना है, इसलिए मेसोपोटामिया शब्द दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती को इंगित करता है। शहरी जीवन की शुरुआत मेसोपोटामिया से ही हुई थी। दजला फरात नदियों के मध्य स्थित यह प्रदेश आजकल इराक गणराज्य का हिस्सा है। मेसोपोटामिया की लेखन प्रणाली और उसका पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेशों और उत्तरी सीरिया तथा तुर्की में 2000 ईसा पूर्व के बाद यह फैला, जिसके बावजूद उस समस्त क्षेत्र के राज्यों के बीच आपस में मिस्र के फ़ाराओ के साथ मेसोपोटामिया की भाषा और लिपि में लिखा पढ़ी होने लगी। अभिलिखित इतिहास के आरंभिक काल में इस प्रदेश को मुख्यतः इसके शहरीकृत दक्षिणी भाग और सुमेर और अक्कद कहा जाता था। 2000 ईसा पूर्व के बाद जब बेबीलोन एक महत्वपूर्ण शहर बन गया, तब दक्षिणी क्षेत्र को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। लगभग 1100 ईसा पूर्व से जब असीरियाइयों ने उत्तर में अपना राज्य स्थापित कर लिया, तब उस क्षेत्र को असीरिया कहा जाने लगा। 2400 ईसा पूर्व के आसपास जब अक्कादी भाषाई लोग यहाँ आ गए, तब अक्कादी ने सुमेरी भाषा का स्थान ले लिया। अक्कादी भाषा सिकंदर के समय तक कुछ क्षेत्रीय परिवर्तनों के साथ फलती और फूलती रही। 1400 ईसा पूर्व में धीरे धीरे अरामाइक भाषा का प्रवेश हुआ। यह भाषा हिब्रू से मिलती जुलती थी और 1000 ईसा पूर्व के बाद व्यापक रूप से बोली जाने लगी। आज भी इराक के कुछ भागों में यह भाषा बोली जाती है। मेसोपोटामिया की खोज की शुरुआत 1840 के दशक में शुरू हो गई थी। साथ ही विद्यार्थियों, यूरोपवासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबिल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख किया गया है। अतः यूरोप के यात्री और विद्वत्तजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय खोज की शुरुआत हुई, तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरशः सत्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया गया। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा शुरू किए गए खोज अभियान का भी खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबिल में उल्लेखित जल प्लावन की कहानी का अंकन था। 1960 के दशक तक यह समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षरशः सत्य नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती है। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें विकसित एवं परिष्कृत होती गई। इसके अलावा अलग अलग पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा।
यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी और बाइबिल की कहानियों को अक्षर से सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। ये आप इस मानचित्र के माध्यम से ये जो पश्चिम का जो एरिया है, जो खास तौर से ये दिखता है कि ये जो खास तौर से दजला और फरात, जो मैंने पूर्व में भी बताया आपको, ये दजला और फरात नदियों के बीच का क्षेत्र था जिसे कि हम मेसोपोटामिया कहते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे इधर बेबीलोन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती हैं, उधर तुर्की के बारे में भी। तो ये खासतौर से पश्चिमी एशिया का मानचित्र है। अब विद्यार्थियों, स्वाभाविक है अब हम लोग मेसोपोटामिया और उसके भूगोल के बारे में जानेंगे कि उस समय कैसे यहाँ का भूगोल था। खासतौर से यदि ये देखा जाए तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इराक मतलब ये जो मेसोपोटामिया का एरिया है, वो आप वर्तमान का जो क्षेत्र है वो इराक का क्षेत्र है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान हैं जो धीरे धीरे वृक्षातीत पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते गए। साथ ही यहाँ स्वच्छ झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा हो जाती है। यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती की शुरुआत हो चुकी थी। उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्ट्रेपी घास के मैदान हैं। यहाँ पशुपालन खेती की तुलना में आजीविका का एक अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती थी। पूर्व में दजला की सहायक नदियां ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का एक अच्छा साधन भी था। और यही वह स्थान है जहां सबसे पहले नगरों और लेखन कला की जो प्रणाली है उसका प्रादुर्भाव हुआ। फरात और दजला नाम की नदियां उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीकी मिट्टी लाती रही है। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब यह उपजाऊ मिट्टी वहां जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बंटकर बहने लगती है। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ भी आ जाती है। पुराने समय में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम भी करती थी। इनसे आवश्यकता पड़ने पर गेहूं, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई भी इसी से की जाती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्ट्रेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी, जिनमें भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। और गर्मियों में खजूर के पेड़, यानी खासतौर से आपने वर्तमान में देखते भी होंगे, पिंड खजूर भी यहाँ पे उत्पादित होते थे। लेकिन हमें यह सोचने की गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ था। ये खासतौर से वो मानचित्र है जिसमें मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, जिसमें आप देख रहे होंगे कि हरे स्लाइडों के रूप में ग्रीन कलर की, हरे कलर की जो बिंदियां रखी हुई हैं, ये दर्शाती हैं ये जो पूरा मेसोपोटामिया का जो क्षेत्र है, ये कृषि उत्पादकता का प्रदेश है जहाँ पे खासतौर से सिंचित यानी सिंचाई हुआ करती थी। इसमें खासतौर से बेबीलोन का जो प्लेस है, उरुक का प्लेस है, उर, ये पूरा क्षेत्र ये दर्शाता है। दूसरी बात, लाल बिंदी बिंदी के जो निशान दिखाई दे रहे हैं,
इस मानचित्र के माध्यम से, उनमें ये खास तौर से वर्षा और सिंचित कृषि प्रदेशों की दक्षिणी सीमा है। आप देख रहे होंगे ये जो वर्षा के जो मतलब वर्षा होती थी, ये खास तौर से जैसे एक मारी मतलब नगर है, विनबे है, निमारुद है, इस तरह के जो प्लेस हैं, और खास तौर से ये बालिक नदी है, हावुर नदी है, ठीक ना। यहाँ जो क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है खास तौर से सिंचाई कृषि प्रदेशों का एक दक्षिणी सीमा है। और साथ ही साथ ये आप देख रहे होंगे त्रिकोण के रूप में एक दूसरे कलर की जो बनी हुई बिंदियां हैं बीच बीच में देख रहे होंगे आप, वो खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र है। यानी ये जो पर्वतीय क्षेत्र खास तौर से असीरिया का जो क्षेत्र है, खास तौर से ये जो हाबुर नदी का क्षेत्र है उसके ऊपरी भागों में, और बालिक नदी के जो क्षेत्र के दाएं और बाएं हैं, यहाँ भी ये खास तौर से पर्वतीय क्षेत्र के रूप में आज भी बना हुआ है। दूसरी बात आती है मेरे विद्यार्थियों, आपको लग रहा होगा कि ये कैसी बातें हैं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कांस्य युग की, कांसे का युग, जो खास तौर से किसका बनता था, तावे और रागे के मिश्रण से बनता था। तो मेसोपोटामिया के प्राचीनतम नगरों का निर्माण कांस्य युग यानी लगभग 3000 ईसा पूर्व में शुरू हो गया। कांसे के इस्तेमाल का मतलब है कि ये धातुएं दूर दूर से मंगाई जाती थी, यह नहीं होता था। कहाँ पर, मेसोपोटामिया के क्षेत्र में ये नहीं मिलते थे, तो इसका मतलब कहीं कहीं बाहर से इसको कांसे को मंगाया जाता था। बढ़ई का सही काम करने, मनके में छेद करने, पत्थरों की मुद्राएं उकेरने, फर्नीचर में जड़ने, सीपियां काटने आदि कामों के लिए धातु के औजारों की जरूरत पड़ती थी। मेसोपोटामियाई हथियार भी कांसे की ही हुआ करते थे। उदाहरण के लिए भालों की नोकें कांसे की ही बनी होती थी। अब है शहरीकरण का महत्व। ये जो शहरीकरण है, ये खासतौर से हमारी प्राचीन सभ्यता मेसोपोटामिया की एक महत्वपूर्ण देन है। शहर और नगर बड़ी संख्या में लोगों के रहने के ही स्थान नहीं होते थे। जब किसी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां विकसित होने लगती हैं, तब किसी एक स्थान पर जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। इसके बावजूद कस्बे, छोटे छोटे कस्बे बसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में लोगों का कस्बे में इकट्ठा रहना उनके लिए फायदेमंद सिद्ध होता है। शहरी अर्थव्यवस्था में खाद्य उत्पादन के अलावा व्यापार, उत्पादन और तरह तरह की सेवाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नगर के लोग आत्मनिर्भर नहीं रहते और उन्हें नगर या गांव के अन्य लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं या दी जाने वाली वस्तुओं के लिए उन पर आश्रित रहना पड़ता था। जैसा कि आज भी आप लोग देख रहे होंगे कि शहर केवल आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, उनको कहीं ना कहीं गांवों की आवश्यकता होती है, जहां खासतौर से हमारे खाद्यान्न की चीजें वहां से उत्पादित होती है। साथ ही यहाँ पर श्रम विभाजन शहरी जीवन का भी विशेषता है। इसके अलावा शहरी अर्थव्यवस्था में एक सामाजिक संगठन का होना भी बेहद जरूरी है। शहरी विनिर्माताओं के लिए ईंधन, धातु, विभिन्न प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि जरूरी चीजें अलग अलग जगहों से आती हैं, जिनके लिए संगठित व्यापार और भंडारण की भी आवश्यकता होती है। शहरों में अनाज और अन्य खाद्य पदार्थ गांव से आते हैं। आज भी देख लीजिए आप, आज भी प्रिय बच्चों, आज भी देखें, बहुत कुछ आज भी लोग गांवों से ही निर्भर हैं और उनके संग्रह तथा वितरण के लिए व्यवस्था करना बेहद जरूरी भी होता है।
इसके अलावा और भी अनेक प्रकार के क्रियाकलापों में तालमेल बैठाना पड़ता है। शहरी अर्थव्यवस्था को अपना हिसाब किताब लिखित रूप में भी रखना होता है। इसके बाद ये आप चित्र देख रहे होंगे, जो खास तौर से ये वारका शीर्ष का चित्र है। ये जो चित्र है खासतौर से 3000 ईसा पूर्व उरुक नगर में एक स्त्री का सिर है, जो खासतौर से सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया। इसकी आंखें देखिए, और भौहों में क्रमशः नीले लाजवर्द तथा सफेद सीपी और काले डामर यानी कि विटामिन्स की जड़ाई की गई होगी, स्पष्ट इस चित्र से दिख रहा है, जो शायद आभूषण पहनने के लिए बनाया गया। यह मूर्तिकला का एक विश्व प्रसिद्ध नमूना है। इसके मुख, ठोड़ी और गालों की सुकोमल सुंदर बनावट के लिए इसकी प्रशंसा की जाती है। यह एक ऐसे कठोर पत्थर में तराशा गया है जिसे काफी अधिक दूरी से लाना पड़ा होगा, ऐसा महसूस किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे और ये बात को जानेंगे कि शहरों में जो माल था उसकी आवाजाही कैसे होती रही होगी, आयात और निर्यात के क्या साधन रहते रहे होंगे, परिवहन की क्या व्यवस्थाएं रही होंगी। इसके बारे में बच्चों आज हम लोग जानते हैं। जैसा कि मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन चाहे कितने भी समृद्ध क्यों न रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरे मोहरे मतलब मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी, पोपलार एक पेड़ होता है जिसकी लकड़ी होती है, गाड़ियां, गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी, और औजार, पात्र या गहने यानी आभूषण बनाने के लिए कोई धातु यहाँ उपलब्ध नहीं थी। इसलिए हमारे विचार से प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तावा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा, वस्त्र और कृषिजन्य उत्पादित, कृषि से उत्पादित चीजें काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, मगर वहां खेती करने की बहुत कम गुंजाइश थी। खनिज तो होता था मगर कृषि नहीं। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। शिल्प, व्यापार और सेवाओं के अलावा कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारवाही, भार ढोने वाले पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला लाना ले जाना बहुत कठिन होता है। आज भी देखिए
कि पशुओं की पीठ में लाद कर ले जाना, बैलगाड़ियों में ले जाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा समय भी लगेगा और साथ ही साथ पशुओं के चारे आदि पर भी काफ़ी खर्च आता है। चूँकि कृषि तो होती नहीं थी, इसलिए वहाँ पे चारों की भी संभावनाएँ कम रही होंगी। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती, इसलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका सर्वत्र है जलमार्ग ही होता है। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलती हैं। ये जो नावें हैं हवा के वेग से चलती हैं, जिसमें कोई खर्च नहीं लगता। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जलधाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच माल के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। इसके बाद हम लोग जानेंगे लेखन कला का विकास, जो खासतौर से एक मानव की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति है। ये सोचने का बहुत बड़ा दायरा है। यदि ऐसा नहीं होता तो हो सकता हम लोग कैसे लिखते, हम लोग कैसे पढ़ पाते, वो इस दुनिया को कैसे जान पाते। इसी परिप्रेक्ष्य में हम मेसोपोटामिया की लेखन कला के बारे में जानते हैं, समझेंगे। यहाँ की जो स्थिति है, खासतौर से सभी समाजों के पास अपनी एक भाषा होती है। जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि कोई बघेलखंड का है, कोई बुंदेलखंड का है, कोई मालवा का है, कोई निमाड़ के क्षेत्र का है। सबकी अपनी एक अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाएं हैं। उसी तरह से यहाँ पर भी लोगों की एक अपनी एक भाषा होती थी, जिसमें उच्चारित ध्वनियाँ अपना अर्थ प्रकट करती हैं। इसे मौखिक या शाब्दिक भावाभिव्यक्ति कहते हैं। लिखना मौखिक भावाभिव्यक्ति से उतना अलग नहीं है जितना हम अक्सर समझ बैठते हैं। मतलब वास्तव में हम उस भाव से भी महसूस कर सकते हैं। जब लेखन या लिपि के बारे में बात की जाती है तो उसका अर्थ है उच्चारित ध्वनियाँ, जो दृश्य संकेतों या चिन्हों के रूप में प्रस्तुत की जाती है। जैसे आप देख रहे होंगे बीच में आगे इसमें देखते होंगे कि खासतौर से ये जो कीलांकर की कुछ अक्षर संकेत भी हैं और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे इधर बैल, इधर अनाज और मछली, इधर संख्याएं और नाव। इस तरह से लोग बनाने का भी प्रयास करते थे जिससे कि इस बात को समझा जा सके। मेसोपोटामिया में जो पट्टिकाएं पाई गई वो लगभग 3200 ईसा पूर्व की है। उनमें चित्र जैसे चिन्ह और संख्याएं दी गई, जो खासतौर से ये चित्र और ये संख्याएं आप देख सकते हैं। ये खासतौर से कीलांकर अक्षर के संकेत हैं, जो कभी बैल के रूप में, कभी अनाज मछली के रूप में, कभी नाव और संख्याओं के रूप में, मतलब तरह तरह के चिन्हों के रूप में एक चिन्ह के माध्यम से उस बात को हम समझने का प्रयास भी करते हैं। उस समय इस तरह की लिपि का लोग उपयोग करते थे। उनमें चित्रों से जैसे और संख्याएं दी गई हैं। यहाँ बैलों, मछलियों और रोटियों आदि की लगभग 5000 सूचियां मिली। ये तो केवल आपको देखने का एक तरीका था। स्पष्टतः लेखन कार्य तभी शुरू हुआ होगा जब समाज को अपने लेन देन का स्थायी हिसाब रखने की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि शहरी जीवन में लेन देन अलग अलग समय पर हुआ करते थे। मेसोपोटामिया के लोग मिट्टी की पट्टिकाओं पर लिखा करते थे। आप देखेंगे कि ये पट्टिकाएं हैं, ये मिट्टी की पट्टिकाएं हैं। ये खास तौर से चिकनी मिट्टी पे लिखने का एक प्रयास किया जा रहा है। लिपिक चिकनी मिट्टी को गीला करता है और फिर उसे गूंथ कर और थाप कर एक ऐसे आकार की पट्टी का रूप देता है जिसे वह आसानी से अपने हाथ पर पकड़ सके।
वह सावधानी पूर्वक उसकी सतहों को चिकना बना लेता था। फिर सरकंडे की तीली की तीखी नोक से वह उसकी नम चिकनी सतह पर कीलांकर चिन्ह बना देता है। जब ये पट्टिकाएं धूप में सूख जाती थी तो पक्की हो जाती थी और ये मिट्टी के बर्तनों जैसी मजबूत हो जाती थी। जब उन पर लिखा हुआ कोई हिसाब किताब, जैसे धातु के टुकड़े सौंपने का हिसाब, असंगत या गैर जरूरी हो जाता तो उसमें पट्टिका को फेंक दिया जाता था। पट्टी जब एक बार सूख जाती थी तो उस पर कोई नया चिन्ह या अक्षर नहीं लिखा जा सकता था। इस प्रकार प्रत्येक सौदे के लिए, चाहे वह कितना ही छोटा हो, एक अलग पट्टिका की जरूरत होती थी। इसलिए मेसोपोटामिया की खुदाई स्थलों पर सैकड़ों पट्टिकाएं मिली। लगभग 2600 ईसा पूर्व के आसपास वर्ण कीलांकर हो गए और भाषा सुमेरियन थी। अब लेखन का इस्तेमाल हिसाब किताब रखने के लिए ही नहीं, बल्कि शब्दकोश बनाने, भूमि के हस्तांतरण का कानूनी मान्यता प्रदान करने, राजाओं के कार्यों का वर्णन करने और कानून के उन परिवर्तनों को उद्घोषित करने के लिए भी यह कार्य किया जाता था। इसके बाद बच्चों लेखन प्रणाली के बारे में हम जानेंगे। ये खास तौर से जिस ध्वनि के लिए कीलांकर या कीलाकार चिन्ह का प्रयोग किया जाता था वह अकेला व्यंजन या स्वर नहीं होता था, लेकिन अक्षर होते थे। इस प्रकार मेसोपोटामिया के लिपिकों को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और गीली पट्टी पर उसके सूखने से पहले ही लिखना होता था। लेखनकार के लिए बड़ी कुशलता की आवश्यकता होती थी। इस प्रकार किसी भाषा विशेष की ध्वनियों को एक दृश्य रूप में प्रस्तुत करना एक महान बौद्धिक उपलब्धि माना जाता था। इसके बाद साक्षरता की बात करते हैं। वास्तव में निश्चित रूप से मेसोपोटामिया के लोग बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वे न केवल प्रतीक चिन्हों की संख्या सैकड़ों में थी उस समय की, बल्कि कहीं वो अधिक और पेचीदे भी थी। राजा स्वयं पढ़ सकता था और वह यह चाहता था कि प्रशस्तिपूर्ण अभिलेखों में उन तथ्यों का उल्लेख अवश्य किया जाए। अधिकतर लिखावट बोलने के तरीकों को दर्शाती है। एक अधिकारी द्वारा राजा को लिखा गया पत्र उसे पढ़कर सुनाया जाता था। इसके बाद लेखन का प्रयोग, खासतौर से लेखन का जो प्रयोग की बात आ रही है, शहरी जीवन, व्यापार और लेखन कला के बीच के संबंधों को उरुक के एक प्राचीन शासक एन मार्कर के बारे में लिखे गए एक सुमेरियन महाकाव्य से स्पष्ट होता है कि मेसोपोटामिया की परंपरागत कथाओं के अनुसार उरुक एक अत्यंत सुंदर शहर था। सुमेर के व्यापार की पहली घटना को एन मार्कर के साथ जोड़ा जाता है। और साथ ही साथ यदि इस बात की बात करें हम, तो उस समय एक कहानी के रूप में बात आती है कि एन मार्कर अपने शहर के एक सुंदर मंदिर को सजाने के लिए लाजवर्द और अन्य बहुमूल्य रत्न धातुएं मंगाना चाहता था। इस काम के लिए उसने अपना एक दूत अरट्टा नाम के एक सुदूर देशों के शासकों के पास भेजा था। दूत ने राजा के आदेश का पालन किया। रात में वह चांद, तारों की रोशनी और उनसे सूचित दिशा के अनुसार और दिन में सूरज के बताए मार्ग पर आगे बढ़ता गया। वह रास्ते में आने वाले ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को लांघने के लिए ऊपर चढ़ता फिर उतरता रहा। जब वह पहाड़ पर था तो पहाड़ की तलहटी में रहने वाले शूशा नगरों के लोगों ने उसे छोटे चूहे की तरह नमस्कार किया। ये कवि इस बात का कवि के एक सोचने का तरीका है। साथ ही साथ मेसोपोटामिया की विचारधारा के अनुसार सर्वप्रथम राजा ने ही व्यापार और लेखन की व्यवस्था की थी। यह काव्य में हमें भी बताता है कि लेखन का सूचना इकट्ठी करने और दूर दूर भेजने का साधन तो था ही, साथ ही उससे मेसोपोटामिया की शहरी संस्कृति की उत्कृष्टता की भी झलक मिलती है। इस तरह से बच्चों हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया। साथ ही साथ अब हम लोग अभ्यास कार्य के रूप में चूंकि प्रयास करते हैं कुछ अभ्यास कार्य
के रूप में काम करें। इसमें से कुछ हम आपको प्रश्न दे रहे हैं, इनके उत्तर हम बाद में आपको बताएंगे। प्रयास करिए कि आप इस बात को लिखने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता की विशेषता बताइए। पहला प्रश्न है मेसोपोटामिया की सभ्यता की विशेषता बतलाइए। दूसरा है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। दूसरा प्रश्न है मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी। तीसरा प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था, यानी मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास कहाँ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बारका शीर्ष का वर्णन करें। प्रश्न है लास्ट में बारका शीर्ष का वर्णन करें। इस तरह से आज की हमारी जो कक्षा है यही समाप्त होती है। फिर हम दूसरी कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।